नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तो यूपी बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार की सूची जारी कर चुके हैं। एके शर्मा और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम इस सूची में शामिल किया गया है। स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य और एके शर्मा का नाम तय कर लिया गया है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 4 नामों का ऐलान इस सूची में कर दिया गया है। तो यूपी बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। एके शर्मा और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का नाम भी इस सूची में शामिल किया गया है। तो वहीं स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य और एके शर्मा का नाम तय माना जा रहा है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की ये पहली लिस्ट बताई जा रही है। तो एमएलसी चुनाव के लिए जहां इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवारों को उतारा गया था, तो अब एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए राहुल श्रीवास्तव, विशेष संवाददाता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानकारी चाहेंगे कि 4 नामों का ऐलान बीजेपी ने जो किया है, किस आधार पर इन नामों को तय किया गया है? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पर जो 12 सीटों पर ये चुनाव, तकनीकी खामियों की वजह से हमारा संपर्क फिलहाल राहुल से टूट गया है। उनसे जल्द संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए अपनी कमर कसकर तैयार है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवारों को ऐलान हुआ था, तो आज बीजेपी की तरफ से भी एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। यूपी बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए अपने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। एके शर्मा और यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का भी इस सूची में नाम शामिल बताया जा रहा है। स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मण आचार्य और एके शर्मा का नाम तय है। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट जा चुकी है, तो वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस लिस्ट में 4 लोगों के नाम पहले से तय बताए जा रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की ये पहली लिस्ट है जो जारी कर दी गई है। तो बीजेपी एमएलसी चुनाव के लिए कमर कसकर तैयार है। 4 उम्मीदवारों को मैदानी जंग में उतारने के लिए तैयार हो चुकी है और 4 नामों का आज बीजेपी ने इस लिस्ट को जारी करके 4 नामों का ऐलान भी कर दिया है। और इस लिस्ट में 4 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। तो लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐलान किया कि यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी। बसपा सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी और बसपा की तरफ से यह ऐलान मायावती ने जो किया, तो मायावती विरोधियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। बसपा का साफ तौर पर यह कहना, मायावती ने यह ऐलान कर दिया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने टीकाकरण अभियान शुरू करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया और मायावती ने केंद्र और राज्य सरकार से देश भर में सभी को मुफ्त में वैक्सीन प्रदान करने का अनुरोध किया। इस दौरान बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी तो वो सभी को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करेगी। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने केंद्र सरकार से दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के सभी जो मांगे की गई थी किसानों की तरफ से, तो आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों को स्वीकार करने का आग्रह भी किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ा ऐलान मायावती की तरफ से किया गया। मायावती ने ये ऐलान किया है कि इस बार किसी भी पार्टी के साथ बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। तो यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान बीएसपी की तरफ से कर दिया गया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह ऐलान किया, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीएसपी, विरोधियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। तो मायावती ने यह साफ ऐलान कर दिया है और खुली चुनौती दूसरी पार्टियों को भी दे दी है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का यह बड़ा ऐलान माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया, इससे पहले तो गठबंधन किया था, लेकिन अब मायावती ने गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। और साथ ही इस बीच कई मांगों को लेकर के सरकार से गुहार भी लगाई है कि किसानों की मांग भी मान ली जाए। साथ ही बीएसपी की तरफ से भी ऐलान किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है इस बार तो कोविड वैक्सीन भी मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। तो देश में
कल यानी 16 जनवरी से कोरोना का टीकाकरण शुरू हो रहा है और इससे पहले बीएसपी का ये बयान, तो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करने को तैयार है इस बार बीएसपी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी अपने दम पर ही विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। तो ये बड़ा ऐलान माना जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से उम्मीदवार उतारे, बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए, तो और अब इस बीच में बसपा का ये बयान सामने आ गया। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कह दिया है कि इस बार वो अपने सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मायावती का ये जो ऐलान किया गया है, तो बड़ा ऐलान माना जा रहा है। क्या लगता है कि वाकई इस बार जो गठबंधन नहीं करने का फैसला मायावती का आया है, क्या ये सही है और क्या इससे वो अपना दमखम दिखा पाएंगे इस बार के विधानसभा चुनाव में? ब्रिजेश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी मायावती की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि मायावती का ये फैसला कितना सही कहा जा सकता है? इस बार गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है बीएसपी मायावती ने। देखिए सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी ने जब जब किसी भी दूसरे राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ किया है तब तब उसे उसका खासा नुकसान उठाना पड़ा। अभी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ गठबंधन बीएसपी ने किया, लेकिन बीएसपी लगातार और ज्यादा गर्त में जाती चली गई। उसका जो दायरा है वो और सिकुड़ता चला जा रहा है और यही वजह है कि अब जो फैसला किया है बीएसपी ने कि अब वो किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठजोड़ नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी आज काडर बेस्ड पार्टी मानी जाती थी, लेकिन आज वही काडर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जो दलित मुस्लिम गठजोड़ के दम पर जो है बीएसपी एक समय उत्तर प्रदेश में सत्ता में आती रही है, वही आज बीएसपी कहीं ना कहीं इस गठजोड़ के टूटने की वजह से आज हाशिए पर चली गई। और अब बीएसपी की कोशिश ये है कि दूसरे दलों के साथ, खास करके अगर समकक्षी दल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या दूसरे छोटे दलों के साथ गठबंधन करने से उन दलों को तो उसका फायदा हो जाता है, लेकिन जो बीएसपी का काडर वोट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाता। और यही वजह है कि इस बात को लेकर के पसोपेश की स्थिति है और आखिरकार बीएसपी ने फैसला किया किसी दल से गठबंधन नहीं करेगी। तो ये उसका एक तरह से देखा जाए तो वो उसके हित में ये फैसला है, क्योंकि किसी के साथ गठबंधन करने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन ब्रिजेश, यहाँ पर मायावती ने एक और चीज का ऐलान किया है कि गठबंधन तो वो नहीं करेंगी, लेकिन इस बात का ऐलान भी कर दिया गया है कि अगर 2022 में जीतकर बीएसपी अपनी सरकार बनाती है, सत्ता पर आती है, तो फिर जो कोरोना की वैक्सीन है वो मुफ्त मुहैया कराएगी। दरअसल कोरोना सबसे बड़ा जो है एक पॉलिटिकल चारा बन चुका है। जो भी राजनीति, इससे पहले अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था कि हमारी सरकार आई तो हम कोरोना की वैक्सीन फ्री देंगे। अब मायावती कह रही है कि हमारी सरकार आई तो हम कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे। जब तक सरकार आएगी तब तक कोरोना वैक्सीन मैक्सिमम लोगों तक लग चुकी होगी। जो है ऐसे में कोरोना वैक्सीन महज एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये कहा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जुमलेबाजी का दौर भी अब शुरू हो चुका है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया है और साफ कह दिया है कि गठबंधन वो इस बार किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेगी। तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का भी बयान सामने आया है। 2022 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। अनुराग भदौरिया ने खुली चुनौती देते हुए, तमाम पार्टियों को खुली चुनौती देते हुए ये कह दिया है कि 2022 में यूपी सरकार जो है वो सपा की होगी। तो अनुराग भदौरिया का ये बयान हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में वैक्सीन फ्री में लगाई जाएगी। अनुराग भदौरिया ने इस बात को भी कहा है 2012 और 17 तक सपा सरकार में विकास की गंगा बहाएगी। सपा शासनकाल में किए विकास के नाम पर 2022 का चुनाव लड़ेंगे।
तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया ने साफ कह दिया है कि 2022 के चुनाव में जीतकर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर फ्री वैक्सीन लोगों के बीच लाई जाएगी। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में बाईसाइकिल की सरकार आएगी, यहाँ बाईसाइकिल की सरकार बनेगी और हमने पहले बोला है समाजवादी की सरकार में हम वैक्सीन फ्री में लगाएंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को। 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादियों ने विकास की गंगा बहाई है, उस विकास के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे और 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी की सरकार होगी। खबर दिल्ली से, जहां पर थोड़ी देर में सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों से बातचीत होगी। कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान संगठन। तो दिल्ली बॉर्डर पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है किसान संगठन। तो किसान संगठनों का साफ तौर पर यह कहना है कि जो समिति का गठन किया जा रहा है उस समिति में सभी सरकार के पक्ष वाले लोग हैं और इसी बात पर किसान संगठन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमति नहीं जता रही है। तो इसके बाद आज फिर से 90 दौर की वार्ता बुलाई गई है और थोड़ी देर में किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत होगी और विज्ञान भवन में आज फिर से बातचीत होगी। 90 दौर की ये वार्ता बताई जा रही है जब किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत होगी। दिल्ली बॉर्डर पर इस बीच तमाम किसान मौजूद है और वो धरना अपना बरकरार रखे हुए हैं। तो लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। किसान एक ही मांग को लेकर के डटे हुए, उनकी मांग एक ही है कि किसी भी तरीके से ये कानून रद्द कर दिया जाना चाहिए। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल के लिए स्टे लगाया हुआ है। रद्द करने पर विचार तो नहीं किया, लेकिन हाँ, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया है कि एक कमेटी का गठन किया जाए। दोनों पक्ष के लोग इस कमेटी में शामिल होंगे, दोनों पक्षों से विचार विमर्श किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। उसके बाद जो हल्फनामा होगा वो हल्फनामा तैयार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। और अब इस बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में आज एक बार फिर वार्ता बुलाई जा रही है। तो अब इस पर अधिक जानकारी के लिए गौरव यादव हमारे साथ दिल्ली बॉर्डर से मौजूद है और रमेश परिहार हमारे साथ नोएडा बॉर्डर से मौजूद है। तो सबसे पहले गौरव, आपका रुख करेंगे कि आप अगर किसानों के बीच में मौजूद है तो जरा एक बार किसानों से बातचीत करके हमें बताइए कि किसान क्या चाहते हैं। आज की जो बैठक 90 दौर की बैठक बुलाई जा रही है, इस बैठक में वो किन बातों को लेकर के चर्चा चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक चीज बात करते हैं। आज चर्चा की तो चर्चा 10वें दौर की चर्चा आज होनी है और उस चर्चा को किसान सकारात्मक मानता हुआ मान रहा है कि किसान का मानना ये है कि किसानों से जब हमने बात की इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये चर्चा आज सकारात्मक होगी, सरकार थोड़ी सी झुकेगी। क्या लगता है आज 10वें दौर की चर्चा है सरकार के साथ, क्या रुख होगा सरकार का, किस रवैया होगा और क्या कुछ निकल के सामने है? ऐसा है आज हमें तो ये लग रहा है कि भाई सरकार ने जितनी चालें सब चल ली, सरकार सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं गए और ये बार बार ये कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पक्ष में, वो फैसला कोई पक्ष में नहीं है भाई। स्टे है 2 महीने का, 2 महीने बाद स्टे हट जाएगा, परमानेंट रोक नहीं है। हमारी किसानों की एक ही मांग है कि केवल तीनों किसान बिल वापस और एमएसपी का कानून। और अब वो एक सदस्य भी कमेटी में इस्तीफा दे गए, दूसरे सदस्य को भी किसानों का एक तरफ से और देश की तरफ से ये जोर है भाई ये इस्तीफा दो। तो हमें ये लग रहा है जैसे कृषि मंत्री का बयान भी आया है, तो हमें उम्मीद तो है, आशा है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक होगा, लेकिन विश्वास इन पर कम रहता है। गौरव, तो क्या किसानों को सर्वोच्च न्यायालय पर भी भरोसा नहीं है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला सुना रही है तो किसान इस पर आपत्ति क्यों जता रहे? अच्छा एक चीज बताइए, क्या आपको सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित की और उसके आधार पर निर्णय लेने की बात की तो क्या उस पर विश्वास नहीं? सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ण हमारे यहाँ सम्मान है, किसान पूर्ण सम्मान कर रहे हैं, बहुत विश्वास है, आज भी विश्वास है, मगर सरकार पर विश्वास नहीं है। मगर सुप्रीम कोर्ट हमें आश्वासन वो ना करके 2 महीने का जो टाइम दिया है उसमें बता कमेटी मतलब क्या है भाई, तुम्हें ये रद्द करना तुरंत वापस करो, बिल हम तुरंत घर चले जाएंगे। रद्द करना या वापस करना, इन दोनों ही बातों के लिए कहीं ना कहीं एक विचार बनना चाहिए, क्योंकि बिल आया है, उस बिल पर आपने कुछ कहा, सरकार ने कुछ कहा। अब दोनों की बातें सुनने के बाद, पब्लिक से ओपिनियन लेने के बाद और उस बिल को पढ़ने के बाद बिल के सलाहकार, गौरव आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार भी जुड़े हुए हैं। रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद है। दिल्ली बॉर्डर पर इस वक्त जो किसान धरना दे रहे हैं उनके बीच का माहौल आज का क्या है, क्योंकि एक बार फिर से 90 दौर की वार्ता आज बुलाई गई है? देखिए, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, नोएडा दिल्ली
बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनकी उम्मीद है कि लगातार वार्ता का चल रहा है और आज भी एक वार्ता है, तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, इनकी मांगे हैं कि कानून वापस लिए जाए, इनकी जो समस्या का हल आज निदान हो जाए, सरकार हमारी मांग मान ले और हम अपने घर की ओर वापस चले जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद इनका कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला लिया गया उसका लेकिन रमेश, सवाल तो ये है ना कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, कमेटी को जब ये कह दिया गया है कि दोनों तरफ के, दोनों पक्षों के लोग शामिल रहेंगे और उसके बाद से दोनों लोगों से बातचीत की जाएगी, एक हल्फनामा तैयार किया जाएगा, तो इस चीज का इंतजार क्यों नहीं कर रहे किसान? देखिए, किसानों की ओर से साफ सीधे शब्दों में कहा है कि हम सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो फैसला है ये कमेटी का, हम कमेटी की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस कमेटी के अंदर हमारे सदस्य हैं, वो हमारे सदस्य नहीं है और अन्य लोगों को, राजनीतिक लोगों को वहां बिठा दिया गया है और सरकार अपने नुमाइंदों को बिठाकर वो कमेटी बनाना चाहती है, उसका फैसला लाना चाहती है। पर हम चाहते हैं कि जो हमारी मांग, यानी आपका ये कहना है रमेश कि किसानों से पूछा नहीं गया था, कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है उनकी राय नहीं थी इसमें? देखिए, किसानों का यही कहना है कि हमारी कोई राय नहीं थी और इस तरीके से अपने आप ही कमेटी का निर्माण कर दिया जाता है और हमारी जो मांगे हैं वो जो मौके पे हमारी मांगे हैं वो ना मान के अन्य मांगों को लेकर घुमाव कराया जाता है, इसलिए हम कमेटी का सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अपनी मांग स्वयं मांगेंगे, सरकार से स्वयं बात करेंगे, इस टेबल पर वार्ता होगी और जो निदान निकलेगा वो भी निदान हम मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर गौरव, मैं आपके पास दोबारा लौटना चाहूंगी। अभी जैसे रमेश ने भी बताया कि वहां के किसान तो साफ ये मना कर रहे हैं कि उनसे एक बार भी इस बारे में बातचीत नहीं की गई थी और कमेटी का गठन खुद से कर दिया गया और वो इसी वजह से नाराज बताए जा रहे हैं। क्या वहां के किसानों का भी यही कहना है कि वाकई इनसे कोई तलब नहीं किया गया था, पूछताछ नहीं की गई थी कि आखिर किसे शामिल किया जाना है, किसे नहीं? चीज ये है कि जो किसान संगठनों से जो वार्ता में जा रहे थे उन संगठनों में से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं लिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये किसान है। एक बात बताइए, जो कमेटी गठित की थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या आप लोग इसलिए नाराज हैं कि आप लोगों से नहीं पूछा गया या क्या वजह है इस कमेटी को आप लोगों ने नकार दिया? हम लोग इस वजह से नाराज हैं कि उसमें निष्पक्ष लोग नहीं रखे गए। पहली बात, उसमें अशोक गुलाटी जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी, इस कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं की सिफारिश पर ये कानून लागू हुए हैं, तो हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जो हमारे शेतकारी संगठन के महाराष्ट्र वाले हैं उन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। दूसरे एक प्रधानमंत्री की नीति आयोग के सदस्य रहे, उन टीम से जो सरकार से कहीं ना कहीं लाभान्वित है, हम उस टीम से क्या उम्मीद कर सकते हैं? भाई, जिस आदमी की कमेटी की सिफारिशों से ये कानून लागू हुए हो तो हम उनसे उम्मीद करेंगे, अब वो कहते हैं ये गलत है। तो निष्पक्ष कमेटी गठन नहीं हुआ। और दूसरी बात, हमारी बात एक है, हम कोर्ट में गए नहीं, कोर्ट में गई सरकार, कोर्ट में गए सरकार द्वारा पोषित लोग, हम ना कोर्ट से मांग कर रहे, हमारी मांग है सरकार से, सरकार हमने चुन के भेजी। देखिए, जब कोई विवाद होता है तो पंच में लाता है, दो पक्षों में यदि विवाद हो तो पंच लाते हैं। आप तो गाँव से हैं और गाँव में पंचायत हमेशा होती है, निर्णय निकालती है। यही हाल जब किसान और सरकार की एक दूसरे से बात नहीं बनी, आपसी वार्ता से बात नहीं बनी, विवाद बढ़ने लगा तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाया गया। और सुप्रीम कोर्ट यदि एक कमेटी गठित करता है तो उस कमेटी की रिपोर्ट को आ जाने दीजिए, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो विरोध में हो, वो तो बात की चीज है ना। पहले आप रिपोर्ट जो कमेटी के गठित होते ही आपने कह दिया कि नहीं ये कमेटी उसके परिणाम पहले ही दिख रहे हैं हमें। उस कमेटी के परिणाम देख रहे हैं, एक छोड़ गए सदस्य भूपेंद्र सिंह मान जी छोड़ गए, उस कमेटी के परिणाम पहले ही देख रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का जो कमेटी बनाई है उससे किसान निराश है। उन लोगों पे वो बिल्कुल अडानी अंबानी बहुत उद्योगपतियों के पूछिए कि आखिर आपत्ति किस बात पे है, क्योंकि अगर कमेटी का गठन किया गया है तो किसानों की मांगे भी तो सुनी जाएगी। इनसे बातचीत करने के लिए कमेटी के लोग तो आएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाएगा, अपने मन में जो भी विचार आता है उस हल्फनामे में भर दिया जाएगा और उसके बाद से उसे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं। एक बात बताइए, कमेटी जो किया गया है तो आपको उससे आपत्ति क्यों? जो कमेटी है वो आपके बीच में भी आएगी, किसानों के बीच में भी आएगी। ऐसा तो है नहीं कि मन से अपनी रिपोर्ट तैयार कर देगी, किसानों से बात करेगी, किसानों से बात करने के बाद रिपोर्ट तैयार करेगी। तो आपको क्यों लगता है कि निष्पक्ष जांच नहीं करेगी? नहीं, हमें ये नहीं लगता निष्पक्ष जांच करेगी, नहीं करेगी। हमारे पक्ष में है कमेटी, सही वो सही है कोर्ट, मतलब ये है हमारा उससे मतलब क्या? हमने वोट जो करा है सरकार को करा, सरकार को बीजेपी सरकार को करा, सरकार बनी है तो हमने उनको वोट नहीं दिया। हमारा उसमें क्या है? हमें तो सरकार से मतलब है ना। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि कमेटी जो गठित की गई है वो आप लोगों के बीच में जाएगी और उसी को उसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी जो सुप्रीम कोर्ट में जानी है। तो फिर अभी जब कमेटी आई नहीं, रिपोर्ट तैयार हुई नहीं, तो आप
ठीक गौरव, जिस आपके पास आदमी की- लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। रमेश परिहार भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि आखिर जब कमेटी का गठन अभी हुआ ही है, अभी तक कोई निर्णय पे कोई नहीं पहुंचा है, तो क्या उस समय का इंतजार किसान नहीं कर पा रहे? क्या दिक्कत हो रही है? किन परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस कमेटी के गठन होने के बाद से? देखिए, किसानों की ओर से साफ सीधे शब्दों में कहा गया है कि जो कमेटी के सदस्य है, हमें इनसे भरोसा नहीं है और ये हमारे निश्चित लेकिन क्यों रमेश, यही तो सवाल है कि क्यों अगर जो कमेटी का गठन किया गया है, जिनके नाम सदस्यों के तौर पर इसमें शामिल किए गए, क्यों इससे आपत्ति हो रही है किसानों को? देखिए, किसानों की ओर से ये जो कहा गया है कि हमें इसलिए इन पर भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार के नुमाइंदे हैं और हमारे लोग नहीं है, हमारे बीच में ये लोग नहीं है, ताकि हम इन पर विश्वास कर सके और कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जा रहा है वो हमारे लिए हित में नहीं होगा। इसलिए हमें अविश्वास है इस कमेटी पे। हम सिर्फ और सिर्फ भरोसा करते हैं तो सरकार से सीधी बात करके, सीधी एक टेबल पर चर्चा करके जो निर्णय होगा और जो समस्या का निदान होगा उस पर हम विश्वास करते हैं। ठीक, गौरव, एक बार फिर आपके पास ही आना चाहूंगी। क्या ये कहा जा सकता है कि जिस कमेटी के गठन पर जब ऐतराज किसान जता रहे हैं, तो क्या दोबारा से चाहते हैं कि कमेटी का गठन होना चाहिए? तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाना नहीं कहलाएगा? जी बिल्कुल, देखिए जितनी बात करते हैं, जो किसान है उनका ये मानना है कि जो कमेटी गठित की गई है वो कमेटी जो लोग पहले से इस बिल के फेवर में या जिनके द्वारा प्रपोज किए जाने पर इस बिल का गठन हुआ था, उन लोगों को ही कमेटी में लिया गया है। में मानना ये भी है कि यदि जो लोग विरोध करते हैं या जो लोग पहले से समर्थन करते हैं वो अब क्या करेंगे, इस बात पर ये जो किसान है वो नाराज है। एक बात बताइए, लेकिन अब एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की है, तो क्या आप उसको नकार दे रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी? नहीं, कमेटी को हम नकार रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं, हम नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब कहते हैं ना दो पक्षों का विवाद होता है तो कोई भी जाके दरवाजा खटखटाता है। ये नहीं कि जो ताकतवर हो वो खटखटाए या जो कमजोर हो वो खटखटाए, कोई भी यदि एक दरवाजा खटखटाता है तो दोनों को जाना पड़ता है और वो समझते ही है। तो ऐसे में यदि कमेटी गठित की गई है तो कमेटी की जांच से पहले आप उसकी निष्पक्षता का सवाल क्यों कर रहे हैं? निष्पक्षता क्लियर दिख रही है ना। अभी मान थे उन्होंने 1 महीने लिख के दिया, समर्थन में लेटर लिखा था शेतकारी संगठन के, वो उन्होंने पहले लिख के दे रखा है कि हम सदस्य नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो इसके समर्थन में, और जो अशोक गुलाटी हैं वो तो उस कमेटी के चेयरमैन रहे जिसने सिफारिश की थी ओपन बाजार के लिए, तो पहले से ही दिख रहा है। भाई अगर ये बताओ कि कुआं में कूद के कोई के नहीं डूबेंगे तो संभव बात है। गौरव, जरा इनसे ये भी पूछिए कि अगर ये बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि इस कमेटी में उन सदस्यों को शामिल किया गया जो पहले से सरकार के पक्ष में हैं, तो क्या वो लोग किसान संगठनों के साथ पहले मिले हुए नहीं थे? क्या वो इस प्रदर्शन के दौरान मौजूद नहीं थे, इस आंदोलन में शामिल नहीं थे इससे पहले? तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कमेटी गठित की है, समर्थन किया है, तो क्या ये लोग इस प्रदर्शन में, इस आंदोलन में शामिल नहीं, ये लोग नहीं रहे शामिल, ये कोई भी लोग इस आंदोलन में शामिल नहीं रहे। और रही दूसरी बात, हमारी लड़ाई सरकार से है, सरकार ने पास की है, सरकार हमने चुनी थी, हम सरकार से हैं और सरकार से ही बात कराएंगे। और सीधी बात है ना, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया 2 महीने के लिए, हम यहां से चले जाएं 2 महीने बाद फिर बहाल, स्टे परमानेंट कर दे सुप्रीम कोर्ट। हमारी केवल एक मांग है, ना तो हमारी पीछे हट रहे, ना हम कोई इलेक्शन लड़ रहे, ना हमें एमएलए एमपी बनना। हमने तो इसी सरकार को वोट दिया, आज ही सरकार ही हमारी मांग मान ले, हम इसकी वाह करते चले जाएंगे। इस सरकार हमारी बात माने, हमारी समस्याओं का समाधान करे। तो हमारा ये है कि इन समस्याओं के समाधान तक हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। 26 तारीख की पूरी तैयारी है। अगर सरकार बढ़ के आती है, देखो इससे सरकार कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ रहा, सरकार की कुछ घट नहीं रही, सरकार किसी अपने विपक्षी दल के आगे नहीं झुक रही। अरे अपने अन्नदाता अपने वोटर के सामने झुकेगी तो सरकार को अहम नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि यदि ये बिल वापस करती है तो एक नजीर नहीं बन जाएगी कि लोग लाइए, धरना प्रदर्शन कीजिए, बॉर्डर रोकिए और उसके बाद जो भी बिल पास होगा? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और रमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने